सब लोग टैक्स देते हैं, हिंदू भी टैक्स देता है, मुस्लिम भी टैक्स देता है, पंजाबी भी देता है, सिख भी देता है, क्रिश्चियन भी देता है। तो स्टेट को सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। और आप देखिए, अगर हिंदू हितैषी की बात है तो महात्मा गांधी से बड़ा कौन हिंदू हितैषी या राम भक्त होगा? तुलसीदास से बड़ा कौन होगा? और तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा रामचरितमानस में? रामराज क्या है? सब नर करें परस्पर नीति प्रीति और चला ही स्वधर्म सुरति सुत नीति, कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। ब्लॉक करके उन्होंने एक उपकार किया हम सब लोगों का, कि बहुत सारे लोग जो वैसे भी न देखते, उन्होंने इसको शेयर किया और उसको फैलाया और बहुत सारे लोगों ने देखा। अदरवाइज वो एक बीबीसी पे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनती है, लोग देखते नहीं है। बीबीसी तो बहुत बाद में आता है, विपक्ष बहुत बाद में आता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मेलन में मोदी जी को ये कहा था कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today. Shame on BBC! 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 नमस्कार। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से मोदी को डिपिक्ट किया गया है, मोदी को दिखाया गया है, जिस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं कि नरेंद्र मोदी की जो गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में जो दंगे हुए थे उसमें किस तरह की भूमिका थी, और इस सवाल के बाद जिस तरह से मीडिया को और बीबीसी को घेरने की कोशिश हुई है एक तरफ, दूसरी तरफ इस डॉक्यूमेंट्री को लोग सच मान रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और चर्चा ये भी हो रही है कि इसकी टाइमिंग जो है 2024 के आसपास क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे बीबीसी की कोई रणनीति है, क्या इसको लेकर कोई विदेशी मीडिया भारत सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रही है। इस तरह के सवाल भी आए कि भारत सरकार की जो बढ़ती हुई छवि है दुनिया भर में, उसको रोकने की कोशिश है एक विदेशी मीडिया के लिए। ये सारे सवाल हैं इसलिए क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है बीबीसी ने। हालांकि बीबीसी की विश्वसनीयता को लेकर भी पहले एक प्रामाणिकता रही है, बीबीसी की पत्रकारिता को हम सब सलाम करते रहे हैं, और बीबीसी में काम करने वाले पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रामदत्त जी की एक और पहचान है और परिचय है कि इन्होंने इमरजेंसी के समय सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसका भी एक बड़े सिपाही के तौर पर हम सब उनको देख चुके हैं। और इसलिए आज मैं इस तमाम जो कंट्रोवर्सी है और इसको लेकर जो सवाल है और इसको लेकर जो विवाद हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा रामदत्त जी। इस आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये जो विवाद खड़ा हुआ है इसको लेकर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है एक इंडिपेंडेंट पिक्चर पेश नहीं करती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि भारत सरकार ने इस पर ट्रायल किया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें क्लीन चिट दी गई थी, और तब ये सवाल खड़ा किया गया। देखिए, बीबीसी का ये जो फिल्म आई है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास कोई सूचना आती है और नए फॉर्म में आती है, नए ढंग से आती है, तो आप उसको पेश करते हैं। तो जो उनका विदेश मंत्रालय और भारत में जो उच्चायोग था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, तो उनकी जो करेस्पॉन्डेंस थी, उन्होंने यहाँ से जो रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन किया था, वो जब बीबीसी के हाथ लगी तो बीबीसी का ये फर्ज बनता था कि वो उसको लोगों को बताए। और एक बात शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि बीबीसी जनता के पैसे से चलता है। टैक्स पेयर जो है, मतलब उस बीबीसी पर हिंदुस्तान की तरह न तो पूंजीपतियों का कंट्रोल है और न सरकार का कंट्रोल है। तो जो वहाँ इस समय ब्रिटेन में आबादी है, उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग भी हैं, वो भी टैक्स देते हैं और बीबीसी से उम्मीद करते हैं कि वो सच बताए। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो एक अलग बात है। बीबीसी ने ये प्रोजेक्ट किया है फिलहाल, उसमें ये बताया है कि उस समय जो भारत में ब्रिटेन का उच्च आयोग था, जो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी थी उस समय विदेश मंत्रालय को,
और उसको जो उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री थे जैक स्ट्रॉ, उन्होंने उसकी पुष्टि भी की है कि भाई उस तरह की रिपोर्टें आई थी और वो चिंतित थे। और दरअसल इसमें बेमतलब में लोग इसको मोदी से ले रहे जोड़ के। ये सवाल मोदी का नहीं है, ये स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का है कि स्टेट को अकाउंटेबल ठहराया जाए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और हम आपको याद दिलाएंगे हम कि बीबीसी तो बहुत बाद में आता है, विपक्ष बहुत बाद में आता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मेलन में मोदी जी को ये कहा था कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो बीबीसी वही है कि राजधर्म, देखिए उसमें गलती क्या हुई है कि जैसे स्टेट को किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए। हम आपको अगर पहले का उदाहरण दें तो जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो जिन लोगों ने हत्या सुनियोजित किया था उन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी को मुसलमान ने मारा है, मुसलमान ने मारा। तो याद कीजिए कि फौरन जो वायसराय थे उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने कहा कि नहीं गलत है, ये हिंदू ने मारा, और लोगों को बताया गया कि भाई किसने मारा। तो और उसके बाद उसके बाद नेहरू और पटेल की ये जिम्मेदारी थी कि देश को दंगों की आग में झोंकने की जो साजिश थी गांधी जी की हत्या के पीछे, जो एक बड़ा षड्यंत्र की साजिश थी, उसको बेनकाब उसको असफल किया। इसी तरह देखिए आप याद कीजिए कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिख राइट्स हुए तो उसको भी हाईलाइट किया गया। तो सवाल स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का था कि जब गोधरा कांड हुआ और गोधरा में हिंदू तीर्थयात्री जो जा रहे थे फैजाबाद से, जब उनकी बोगी जली और मारे गए, तो ये एंटिसिपेट करना चाहिए था वहाँ के स्टेट को, जो अहमदाबाद में जो बैठे थे हुक्मरान, गुजरात में जो सरकार चला रहे थे, कि भाई इसका रिएक्शन हो सकता था। तो उनको जो जरूरी हस्तक्षेप करना चाहिए था पुलिस के तौर पर, वो न करने दिया गया, बल्कि उल्टे पुलिस को ये कहा गया कि भाई अब हमारे लोग बदला लेंगे और आप खामोश रहिए। तो ये बदले की जो राजनीति है इसके लिए स्टेट नहीं है। और ये एक सवाल और है मेरा कि भारत ने इसको ब्लॉक किया है, प्रतिबंध इसको सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा। भारत में एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इसको ब्लॉक कर दो। तो ये जो ब्लॉक किया गया है, क्या आपको लगता है ये गलत है, ये ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए था? भारत की पब्लिक इसको देखती तो ब्लॉक करके शायद इसको और सेंसेशनल बना दिया गया है। देखिए ये बीबीसी के मेन जो वर्ल्ड सर्विस का चैनल है उस पर तो आया नहीं था, ये BBC 2 पे वहाँ आया था। हिंदुस्तान में ये दिखाई नहीं गई। ब्लॉक करके उन्होंने एक उपकार किया हम सब लोगों का कि बहुत सारे लोग जो वैसे भी न देखते उन्होंने इसको शेयर किया और उसको फैलाया और बहुत सारे लोगों ने देखा। अदरवाइज वो एक बीबीसी पे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनती है, लोग देखते नहीं हैं। तो ये तो हमेशा देखिए जो सरकार में बैठे होते हैं उनको ये गलतफहमी होती है कि वो सरकारी तौर तरीकों से किसी चीज़ को ब्लॉक कर लेंगे, दबा लेंगे, रोक लेंगे, छिपा लेंगे। वो संभव नहीं, आज भी नहीं संभव, इमरजेंसी में भी नहीं संभव था। हम तो इमरजेंसी में जेल में थे, उस समय सेंसरशिप थी, तब भी खबरें आती थी और बीबीसी पर ही आती थी, और उस समय कांग्रेस सरकार बीबीसी पर नाराज होती थी। तो वो तो देखिए किसी चीज़ को आप, जयप्रकाश नारायण जी बहुत कहते थे कि जब आप किसी गेंद को दबाओगे, जितने उसको मारोगे दबाओगे उतने वो और उछलेगी। वो सवाल यही है कि हमको स्टेट को कैसे, जब जिस देश में कई समुदाय रहते हों, कई तरह के धर्म के लोग रहते हों, तो उसमें न्याय देने का काम स्टेट का था। अगर गोधरा कांड के बाद वहाँ की सरकार ने मजबूती से ये कहा होता कि साहब ये जो तीर्थयात्री, हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या हुई है, इसके लिए जो भी दोषी हैं उनको हम सजा दिलाएंगे और इसमें किसी कम्युनिटी को आगे आने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कम्युनिटी में भी इतनी उत्तेजना नहीं होती। और मैं एक चीज़ और बताऊं, मैं एक बार अहमदाबाद गया था एक सेमिनार के सिलसिले में, तो सुरेश मेहता जो वहाँ पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद एक फाइल लेके आए थे और उन्होंने मुझे दिखाया था कि वहाँ के एक पुलिस कमिश्नर ने किस तरह से होम मिनिस्ट्री को चिट्ठियाँ लिख के आगाह किया था दंगों से पहले कि साहब किस तरह से जो हिंदूवादी संगठन है वो मुस्लिम बस्तियों में जा कर के बाइकाट कर रहे हैं और इस तरह से माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे तनाव है। तो इसमें सवाल केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, मुझे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी का भी सवाल है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी सवाल है कि क्या अगर कोई मुख्यमंत्री ये कह दे कि साहब दंगा हो रहा है और आप मत जाइए तो आप रुक जाएंगे। तो ये बेसिकली
स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। ये किसी व्यक्ति की, किसी चीफ मिनिस्टर की पर उंगली उठाने की बात नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ था, तो आप देखते हैं कि जब गुजरात का कांड हुआ उसके बाद मोदी की एक छवि बनी कि मोदी हिंदुओं के प्रोटेक्टर हैं। जिस तरह से कांड हुए, जिस तरह से उनकी पिक्चर पेश की गई और जिसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया भी, और शायद इसी वजह से मोदी का एक कद इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए और प्रधानमंत्री के पद पे आए। तो मोदी का जो हिंदू समर्थक चेहरा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बैन करके एक बार फिर चूंकि ये बात ज़्यादा होगी, एक बार भी ये बात ज़्यादा प्रचारित होगी तो इसका लाभ 2024 में मिल सकता है? क्या ऐसा कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है और इसको बैन करने की? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोदी जी की छवि हिंदुओं के संरक्षण की कम है, मुसलमानों को कंट्रोल करने वाली ज़्यादा है कि वो एक सैडिस्टिक प्लेजर जिसको कहते हैं ना, पर पीड़ा की दूसरों को, वो हिंदुओं को इस बात के लिए चाहते हैं कि हिंदू ये समझें कि मैं जब तक मोदी हैं तब तक तो यही तो सवाल है ना कि देश में इस वक्त यही सवाल है ना कि भाई हिंदू वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका जो है सोचता है कि मुसलमानों को दबा कर रखना चाहिए। ये जो सोच के लोग हैं हिंदुओं में, उस सोच को एक प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं ठीक है, देखिए आपकी तरह हम भी सोचते हैं और आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन यही तो गलत बात है ना कि देखिए स्टेट को, बात यही है हमारी कि स्टेट जो है, जो राज्य है, सब लोग टैक्स देते हैं। हिंदू भी टैक्स देता है, मुस्लिम भी टैक्स देता है, पंजाबी भी देता है, सिख भी देता है, क्रिश्चियन भी देता है। तो स्टेट को सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। और आप देखिए, अगर हिंदू हितैषी की बात है तो महात्मा गांधी से बड़ा कौन हिंदू हितैषी या राम भक्त होगा? तुलसीदास से बड़ा कौन होगा? और तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा रामचरितमानस में? रामराज क्या है? सब नर करई परस्पर नीति प्रीति और चला ही स्वधर्म सुरति सुत नीति, कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। तो जो राजधर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय की जो गुजरात की सरकार थी और गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। और जो गोधरा कांड हुआ, गोधरा में जो तीर्थयात्रियों को जलाया गया, जिसने भी जलाया हो, उनको पहचान करके उनको दंड दिलाने के बजाय उन्होंने दूसरी कम्युनिटी को उकसाया कि आप बदला लो, और पुलिस खामोश रही। बीबीसी की फिल्म सिर्फ यही बात को उजागर करती है कि भाई पुलिस को चुप रखा गया और एक बिरादरी को उकसाया गया कि आप बदला लो। ये जो बदले की राजनीति है, बदले की भावना है, ये तो तबाह कर देगी ना दुनिया अच्छा, को। बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को कहा जा रहा है कि तटस्थ नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बीबीसी ने ढेर सारे लोगों से बात नहीं की। जबकि मैं देख रहा था उस डॉक्यूमेंट्री को, मैंने देखा है और उसमें ये दिखाया गया है कि 30 लोगों ने सुरक्षा के ख्याल से इस डॉक्यूमेंट्री में बातचीत करने से मना किया। या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी जो मौजूदा सत्ता में सरकार है, जो सत्ता में जो लोग हैं, उनकी धमक ऐसी है कि लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि बीबीसी की? बिल्कुल सच बोलने से कतरा रहे हैं, और कतरा इसीलिए रहे हैं कि जो उस समय मान लीजिए पुलिस के अफसरान थे, अगर उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की या तीसरा शीतलवाद ने उसमें कुछ जाके सुप्रीम कोर्ट में कुछ करने की कोशिश की, तो सबको भुगतना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य से हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लोगों को न्याय दिलाने में या लोगों की रक्षा कर पाने में जो इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, वो सफल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में डर तो है, मुझे भी डर है। तो अब आपको आखिरकार ये डॉक्यूमेंट्री का जो पूरा प्रकरण है 2024 के चुनावों के लिहाज से आपको क्या लगता है, इसका लाभ होगा मोदी को? जैसा मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक छवि और निखरेगी कि भाई वो मुस्लिम विरोधी हैं, हिंदू के प्रोटेक्टर हैं या हिंदुओं के समर्थक हैं, जो वो ऐसे हिंदू जो मुसलमानों को दबा कर रखना चाहते हैं, इस रूप में उनको फ़ायदा मिल सकता है या इसका नुकसान हो सकता है? अब ये देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री की चॉइस इसीलिए बने। लोगों ने कहा कि ये गुजरात मॉडल लागू होगा पूरे देश में, तो गुजरात मॉडल विकास का भी था और वो मॉडल ये वाला मॉडल ये भी था कि भाई एक कम्युनिटी को दबा के रखना। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये देश केवल एक धर्म के लोगों का देश है, उन्हीं का राज होना चाहिए, उन्हीं को वो वही समझते हैं कि एक ही धर्म जो है वो राज धर्म होना चाहिए।
और दूसरे धर्मों को लगता है कि आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, तो उनको ये लगता है कि मोदी जी ने गुजरात में जिस तरह से दबाया एक कम्युनिटी को, तो वो देश भर में दबा के रखेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक उनके गुजरात मॉडल का या उनके प्रधानमंत्री के रूप में आगे हिंदुत्ववादी लोगों के बीच में उनकी पसंद बनने का भी एक कारण था। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत सारे कारण और होते हैं, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। चुनाव में हमें देखना चाहिए कि भाई वो गवर्नेंस के मुद्दे पे कितना सक्सेसफुल हैं, हमारी इकोनॉमी को वो कितना गति दे पा रहे हैं, प्रशासन को कितना स्वच्छ दे पा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय अन्ना आंदोलन में, भ्रष्टाचार को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो देखिए मुद्दे तो बहुत हैं और चुनाव में अभी से कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। 71 में हमें ध्यान है कि इंदिरा जी की इमेज इतनी जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान टूटा तो इतनी प्रबल उनकी इमेज थी कि उनको विपक्षी नेता दुर्गा देवी तक कहते थे। लेकिन 74-75 आते आते उनके जो है उनकी लोकप्रियता गिरी। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत सारे फैक्टर निर्भर करेगा कि अपोजिशन यूनिटी होती है कि नहीं होती है। अगर अपोजिशन यूनिटी नहीं होती है और जाहिर है कि इसी तरह अपोजिशन बिखरा रहता है, तो जाहिर है कि उसका लाभ मोदी जी को मिलेगा और हिंदुत्व समर्थक होने का या हिंदू हितैषी होने का लाभ उनको मिलेगा। इस समय समाज में सबसे बड़ी फीलिंग यही है। लोग सोच रहे हैं कि हमें खाना मिले न मिले, नौकरी मिले न मिले, लेकिन मोदी जी कम से कम उनको लगता है कि एक दूसरी कम्युनिटी को दबा के रखते हैं, वो इसी में एक प्लेजर, उनको आनंद, इसी पर पीड़ा का जो आनंद है वो लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। तो समाज भी एक तरह से बटा हुआ दिखाई दे रहा है और मीडिया भी बटी हुई है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर मीडिया के सेक्शंस में दोनों तरह की बातें कही जा रही है। कुछ लोग एक इस कारण ये भी है, उसको इस तरह से लिया गया है क्योंकि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, अगर हिंदुस्तान का मीडिया भी इस तरह से सवाल उठाता और जो हुक्मरान है, जो भी जहाँ भी सरकारों में है, उनको कटघरे में खड़ा करता, तो शायद बीबीसी को इतना क्रेडिट या चर्चा नहीं मिलती। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मीडिया एकदम लेट गया है ज़मीन पे, तो लोगों को लगता है कि बीबीसी तो बड़ा कुछ अपवाद कर रहा है या बीबीसी कोई बड़ा हीरोइज़्म का काम कर रहा है। बीबीसी कोई हीरोइज़्म का काम नहीं कर रहा, नॉर्मल उनकी ड्यूटी है। उनके पास जो तथ्य यहाँ आखिर विकीलीक्स जब फाइलें आई तो हम लोगों ने कितना प्रचारित किया। बिल्कुल। तो अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है किसी मीडिया संस्थान को, तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसको प्रसारित करे। सच है गलत है ये तो भाई समय बताएगा, कोई न्यायपालिका बताएगी, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा काम रिपोर्ट करना है और मुझे क्या आई एम प्रीटी श्योर कि जो बीबीसी में जो काम करने का तरीका है कि वो सभी पक्षों को जानने की कोशिश करते हैं और उन्होंने बीजेपी के समर्थकों से भी उनकी राय जानने की कोशिश की और जितना पा सके वो लिया उन्होंने। बिल्कुल सही है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं लोग बहुत। भारत में अब ये ब्लॉक जरूर है, लेकिन मुझे लगता है जितना ज़्यादा ब्लॉक किया गया उतना ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम कैंपसेस में जो है इसका एक सामूहिक प्रदर्शन भी हो रहा है, उसको लेकर हंगामा भी हो रहा है और तरह तरह की खबरें आ रही हैं। और मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद है इस वक्त, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इसको हम और आगे भी कुछ अपडेट होगा तो हम आपसे मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इस पर आपको भी चर्चा करनी चाहिए। अगर आप इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आकर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। आप अपने बात जब हमें बताएंगे तो ये सवाल जवाब जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और इसी तरह का हमें जरिया देता है यूट्यूब चैनल, हमें इसी तरह का एक माध्यम देता है कि हम आपस में बातें कर सकें। इसलिए इस संवाद को जारी रखिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। रामदत्त जी, आपने इतना बहुमूल्य सुझाव दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग इस तरह की चर्चा को आगे भी जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल।